नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। मैं हूं शताक्षी सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर योगेश मिश्रा। गुड न्यूज टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। योगेश जी उस परिवार से हैं जहां पर उनके सभी भाई बहन आईएएस या फिर आईपीएस हैं। उनकी फैमिली में सभी लोग ऊंचे पद के अधिकारी हैं। योगेश जी का जीवन कैसा रहा, उनका स्ट्रगल कैसा रहा, उनको मोटिवेशन कहाँ से मिली, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में। योगेश जी हमें इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों के घर में एक आईएएस होते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। आपके घर में 4 आईएएस हैं, कैसा महसूस होता है? जब चारों लोग इकट्ठा होते हैं तब बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हालाँकि घर के अंदर हम लोग घर की तरह ही रहते हैं, लेकिन जब हम लोग चारों लोग इकट्ठा होते हैं तो जहाँ पे भी इकट्ठा होते हैं, ख़ास तौर पे अगर अपने गाँव में इकट्ठा हों, तो इतना ज़्यादा बाहर एक्साइटमेंट होता है, इतने लोग जमा रहते हैं। का कई बार चूँकि एक रेयर ओकेज़न्स रहता है ऐसा, तो जी। मीडिया के भी कई हमारे साथी इकट्ठा रहते हैं, तो एकदम यूफ़ोरिया जैसा रहता है जब हम चारों इकट्ठा रहते हैं तो। तो सर, आप मतलब चारों लोग घर में आईएएस या फिर आईपीएस हैं, कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली सबको? या पहले से जो सोच हमारी रखा था कि आईएएस में ही जाना है, या मतलब धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुई कि आप आईएएस बने, आप क्योंकि सबसे बड़े हैं घर में, तो आप आईएएस बने, उसके बाद लोगों ने सोचा, या फिर मतलब शुरू से ही मोटिवेशन था? नहीं, शुरू से हमारा कभी रुझान नहीं था इस सेवा में आने का। हमारी जो दोनों बहनें हैं, उन दोनों का रुझान था और वो दोनों हमसे पहले से तैयारी भी करती थी। और उस दौरान मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। यूपीएससी के परीक्षा क्रम में कुछ ऐसा बदलाव आता चला गया। पहले 2011 में कुछ बदलाव आया, फिर 2013 में कुछ बदलाव आया। 2011 में प्रीलिम्स में बदलाव हुआ, 13 में मेंस में बदलाव हुआ। उन सारे बदलावों को देखते हुए फिर मेरे मन में आया कि मुझे भी एग्ज़ाम देना चाहिए और आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। एक और ये सिलसिला पैरेलली चल रहा था कि मेरी बहनों का सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था, शायद सीएसएटी की वजह से ही। तो उसको भी हटाने के लिए, दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही एग्ज़ाम देता हूँ और दे के देखता हूँ, कि कितना कठिन या सरल है ये एग्ज़ाम। और मैंने 2013 में एग्ज़ाम दिया और एक ही बार में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अच्छा। तो तो सर, आपने अभी बताया कि इंजीनियरिंग आपने किया था, तो पहले जब इंजीनियरिंग करने का सोचा तो एकदम से कहाँ से मोटिवेशन मिला कि अब आईएएस बनना है या अब सिविल सर्विसेज में जाना है? ये मोटिवेशन एकदम से नहीं आया। इंजीनियरिंग अपनी खत्म करने के बाद भी मैंने नोएडा में एक कंप्यूटर साइंसेज़ कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी थी मल्टीनेशनल, वहाँ पे जॉइन किया। वहाँ पे भी काम करते हुए मुझको 3 साल हो गए थे जब मैंने जी। इस्तीफ़ा दिया और इसकी तैयारी शुरू। तो उन 3 सालों के दौरान धीरे-धीरे करके, धीरे-धीरे एक के बाद एक करके ये विचार आते गए और अल्टीमेटली वो ऐसा कल्मिनेशन हुआ कि हमने इस्तीफ़ा देके फिर तैयारी अपनी स्टार्ट की है। अच्छा। तो सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब आपके पिताजी, आपकी माँ कैसी थी? बचपन बचपन कैसा था सर आपका? एक बहुत ही छोटे से गाँव में हम लोगों का जन्म हुआ और वहीं हम लोगों की पूरी शिक्षा-दीक्षा हुई 12वीं तक। उत्तर जी। प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक गाँव है। 12वीं तक हम लोगों की शिक्षा भी हिंदी माध्यम में हुई और हमारे पिताजी ग्रामीण बैंक थी, उसके मैनेजर थे, हमारी माताजी हाउसवाइफ़ थीं। तो बचपन सामान्य तौर पर एकदम साधारण ही था। पढ़ने में हम लोग अच्छे थे, शुरुआत से ही अच्छे थे और चारों लोग अच्छे थे, अपनी-अपनी क्लास में सभी अव्वल थे, टॉपर थे। तो ये एक राहत की बात थी, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़े होने और सरकारी विद्यालय में पढ़े होने इसका थोड़ा-सा डिसएडवांटेज आगे चल के महसूस हुआ, जिसको हम लोगों ने अपनी मेहनत से उसको ओवरकम किया, उस गैप को फिल किया और आगे बढ़े। अच्छा। सर, आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो बैंक कर्मचारी थे। तो पिताजी का आपकी सक्सेस में कितना योगदान रहा? कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि उनका योगदान है, उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है? आपने शुरू में बताया कि हम चारों भाई-बहन आईएएस और आईपीएस हैं और हम चारों में जो कॉमन चीज़ है वो हमारे माता और पिता हैं। तो ये जो जी। पूरी सफलता है इसके पीछे जो आईएएस ऑफिसर या किसी भी यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनमें जो खूबियाँ देखी जाती हैं, वो सारी खूबियाँ हमारे पिताजी के अंदर हमको लगता है कि पूरी भरी हुई हैं। हम लोगों ने उन्हीं को देखकर जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी हो गई, अनुशासन हो गया, जितनी भी क्वालिटीज़ थी हम लोगों ने उन्हीं से सीखा। जो काम लिया है उसको उसको पूरा करना, कंप्लीट करना, टाइमली उसकी डिलीवरी करना, ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखी हैं और जब भी परीक्षा का मौका आया, हमने उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो देखें तो मूल स्रोत हम सभी के व्यक्तित्व का, चरित्र निर्माण का हमारे पिताजी ही हैं, हम चारों के। जी सर। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि क्योंकि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, तो उसका आपको कहीं न कहीं डिसएडवांटेज हुआ था।
तो आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मतलब कैसे आप बताएँगे कि उससे कैसे ओवरकम करना है उन चीज़ों को? देखिए, जो ये डिसएडवांटेज हम समझते हैं, ये हमारा मेंटल ब्लॉक था। बाद में हमने देखा कि हम लोग जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है और जो अंग्रेज़ी को एज़ अ सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं या उनको करना पड़ता है और वो सीखते हैं। तो ऐसे लोगों का जो वोकैब्युलरी है, दैट इज़ रिचर कंपेयर्ड टू दोज़ किड्स जो कि बचपन से ही अंग्रेज़ी में बोलते हैं। क्योंकि जो भी हुँ, भाषा हम प्राइमरी भाषा की तरह बोलते हैं, प्राथमिक भाषा की तरह, उसके सीमित शब्दों का ही हम उपयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी के भी गिने-चुने 40-50 शब्द ही बोलते हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी बोलते हैं अगर आम तौर पर, तो हम उसके भी 40-50 शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम जी। अंग्रेज़ी सेकंड लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, तो हम चूँकि हम सीख रहे हैं, तो हम उसके 4-500 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बिल्कुल। करने पर हमारी जो रिटन लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, वो हमारी हमेशा से मज़बूत रही। हम लोगों की स्पोकन इंग्लिश हो सकता है कमज़ोर हो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों से, लेकिन जी। लिखने वाली अंग्रेज़ी हम लोगों की हमेशा मज़बूत रही। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके 90% मार्क्स लिखने से मिलते हैं और 10% इंटरव्यू से मिलते हैं। तो वो लिखने बिल्कुल। का हिस्सा हमारा मज़बूत रहा है। वो ये चीज़ हमको थोड़ा बाद में रियलाइज़ हुई और हम सभी को बाद में रियलाइज़ हुई और हमने अपना एग्ज़ाम अंग्रेज़ी मीडियम में ही दिए हैं। सर चारों भाई-बहन क्योंकि अच्छे अफ़सर हैं, अफ़सर पद पर हैं, आपका रिश्ता कैसा रहा? बचपन से कैसा रहा? आज कितना बदलाव आया है उस रिश्ते में या क्या चीज़ें बदली हैं अब? बचपन से लेकर अब तक क्या बदला? बचपन में भी हम लोग घर से बाहर बहुत ही कम रहते थे और आपस में ही क्योंकि 4 लोग थे, तो एक ग्रुप भी था, खेलने भर का भी था और आपस में ही भाई-बहन भी थे, दोस्त भी थे। सर्विस में आने के बाद चूँकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी अधिक हैं, काम का दबाव इतना अधिक है, काम करने का स्कोप भी बहुत अधिक है, तो थोड़ा संपर्क कम हो गया है और रेयर मिल पाते हैं, कभी-कभी मिल पाते हैं, साल में 1 आध बार मिल पाते हैं। तो ये बदलाव आया है, लेकिन अब चूँकि टेलीफ़ोन की व्यवस्था है, मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था है, वीडियो कॉल की व्यवस्था है, तो इस हुँ, प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन फ़िज़िकली अब तो बहुत दूर-दूर हो गए हैं और देश के बिल्कुल। अलग-अलग हिस्सों में हो गए हैं और जहाँ मौका मिला वहाँ सेवा दे रहे हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। सर आपने कहा कि हम साल में 1 बार मिलते हैं। जब कभी मिलते हैं आप चारों भाई-बहन तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा होती है? देश के मुद्दों पर चर्चा होती है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए या फिर अपने घर की कोई बात होती है? किन मुद्दों पर जनरली आप बात करते हैं? जब हम मिलते हैं तो जनरली अपने-अपने क्षेत्र में हमारे जो अनुभव हुए होते हैं, जनरली होता क्या है कि कार्य करते हुए बहुत सारे ह्यूमन इश्यूज़ आते हैं, मतलब हमारे सबॉर्डिनेट के साथ, हमारे बॉसेस के साथ। तो यूजुअली उनकी चर्चा होती है कि ऐसा हुआ तो हमने इस मामले में ये किया, फिर अन्य लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। इनकी हुँ। चर्चा ज़्यादा हो तो मतलब सबके और तजुर्बे आप लेते हैं कि किसने कैसा किया, कौन सबके अनुभव हाँ, से रूबरू होते हैं। हाँ, सभी लोग शेयर करते हैं, अपनी-अपनी जी। बताते हैं कहानियाँ, क्योंकि जो घरेलू बातें और व्यक्तिगत बातें हैं, वो तो आम तौर पर टेलीफ़ोन पे होती रहती हैं और वीडियो कॉल पे होती रहती हैं। जब हुँ। मिलते हैं और लंबे समय के लिए बैठते हैं, तब ये सारी बातें चर्चा होती हैं और फिर देश में जो चल रहा है दुनिया में जो जो चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, वो उस पे चर्चा होती है। हम क्या कर सकते हैं या हमारी सरकार क्या कर सकती है, प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है, ये सब बातों पे चर्चा रहती है। जी सर। सर आप सबसे बड़े हैं, आपसे छोटी 2 बहनें हैं, 1 भाई है। तो आपका कितना योगदान है उनके सिलेक्शन में? आपने उनको कैसे गाइड किया? आपने गाइड किया या फिर कहीं और से गाइडेंस मिली? देखिए, जब हमने तैयारी शुरू किया, तो हमारी दोनों बहनें पहले से तैयारी कर रही थीं और हमारे छोटे भाई उस समय आईटी दिल्ली से बीटेक कर रहे थे। जब हमारा सिलेक्शन हो गया, तो वो छोटे भाई भी हमारे तैयारी करने में आ गए, लेकिन इन दोनों लोगों को मतलब दोनों बहनों को और भाई को हमने 2 अलग-अलग मेथड से ट्रीट किया। क्योंकि भाई साहब एकदम फ्रेशर थे, तो उनको हमने मेथड बनाया टीबीएफए, द बेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट मेथड और बहनों के लिए हमने एक दूसरा मेथड बनाया पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम करके। क्योंकि ये वो ऐसे लोग जो 3 साल, 4 साल तैयारी कर चुके हैं, जब आप उनको पढ़ाने जाते हैं चूँकि सारी चीज़ें तो वो पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़ने को उनको कुछ बाकी नहीं है। तो उनको बिल्कुल अलग से मैंने बताना शुरू किया और जो छोटे भाई थे उनको बिल्कुल अलग से बताना शुरू किया। तो दोनों के अप्रोच में मैंने अंतर रखा और इसीलिए दो मतलब ये तीनों लोग अल्टीमेटली सफलता प्राप्त कर सके। जी सर। सर आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उनको क्या टेक्नीक बताएँगे? किस टेक्नीक से आपने क्वालिफाई किया? उनको क्या फॉलो करना चाहिए? वो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, ऐसे अगर टेक्नीक या स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये बहुत लंबा एग्ज़ाम है और इसी उसी के अकॉर्डिंगली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं
उनके लिए हम लोग अपना एक यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन जो मोटी-मोटी बातें हम समझते हैं, वो ये है कि आपको एग्ज़ाम तब देना चाहिए जब आप फुली प्रिपेयर्ड हों। प्रयास ये करने चाहिए कि आप एक ही बार में इस एग्ज़ाम के साइकिल से निकल जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम साइकिल में लगातार बने रहने से आपको ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन ना उसमें आपको कोई सैलरी मिलती है, ना कोई आपको अनुभव मिलता है और जितनी जी। देरी में आप सरकारी सेवा जॉइन करते हैं, आगे चल के आपके प्रमोशन के आसार उतने कम हो जाते हैं क्योंकि सरकारी सेवा में बहुत सारा प्रमोशन आपके नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव सर्व्ड उस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कैंडिडेट्स को लगातार हमारी यही सलाह रहती है कि जितनी जल्दी आप इस साइकिल से निकलेंगे और सेवा में हम्म। आ जाएँगे, देश की सेवा करना प्रारंभ करेंगे, देश के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, आप जब तैयारी कर रहे थे, तो कभी ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि अब नहीं हो सकती तैयारी, अब मतलब या थोड़ा मुश्किल हो रहा है तैयारी करना या फिर कुछ-कुछ रुकावटें आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो ऐसा कभी क्या कुछ महसूस हुआ आपको? जी, और एक बार हुआ हमको तो पूरे आप इनसे निकले कैसे? वर्ष 2013 में अपने जब हमारा मेंस एग्ज़ाम था, उसके करीब 1 महीने पहले मुझको एक बार ऐसा एहसास हुआ कि चीज़ें हमारे हाथ से छूट रही हैं और पूरी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रह गया हमारा। पूरा प्रोसेस जो हमने बनाया था, वो डेडलाइन हमने मीट नहीं किया है और प्रोसेस मतलब पूरा प्रोसेस हमारे हाथ से निकल रहा है। जी। तो 1-2 दिन के लिए हमको ऐसा लगा, अपने भाई-बहनों से हमने बात किया, अपने माता-पिता से हमने बात किया, कॉलेज के हमारे कुछ पुराने मित्र थे, उनसे हमने बात किया और जिस कॉर्पोरेशन में, जिस कंपनी में हम काम करते थे, वहाँ के हमारे 1-2 पुराने लोग थे, उनसे हमने बात किया। जिन लोगों को मालूम था कि हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो जिन लोगों को मालूम था उनसे हमने बात किया, उनसे इस बात को साझा किया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन सभी ने हुँ। मनोबल बढ़ाया, कहा नहीं-नहीं ऐसा नहीं होता, अभी तो 1 महीने का समय है, आप करिए, करते रहिए और आप कुल मिला के एग्ज़ाम दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो 1-2 दिन इस उठा-पोह, इस उठा-पटक और मानसिक विचलन की अवस्था में रहने के बाद, फिर से हम रिचार्ज हो गए और हमने अपना काम प्रारंभ आगे बढ़ा दिया। सर, बाकी जो भाई-बहन हैं, उनको भी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, तो क्या उनके लिए भी आपने सेम स्ट्रैटेजी या सेम कुछ तो सोचा होगा कि ऐसे करके बूस्ट अप हो जाओगे आप या कैसे उनको कैसे टैकल किया आपने? ये 2014 के बाद उनको कभी हमने इस बात का एहसास नहीं होने दिया क्योंकि हमने उनको लगातार ये बताया कि जो मेथड्स हमको मालूम हैं, जो तरीके हमको मालूम हैं, इसमें आपका सिलेक्शन होना श्योर शॉट है। आप बस मेहनत करिए और आपको डरने की, निराश होने की, डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं, हमारे पास सारे नोट्स हैं, सारे मेथड्स हैं। हुँ। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपना जो जितना काम आपको बताया जाएगा, आपको उतना करते रहना है। तो उनके ओके सर। सामने 2014 के बाद ये परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई। और ना सर। सिर्फ हमारे भाई-बहन क्योंकि 2014 के बाद से लगातार कई लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स और पिछले 7 सालों में करीब 100 से ऊपर कैंडिडेट्स अब हो गए हैं, जिनको हमने इसी मेथड से ट्रेन करके और क्वालीफाई करने में मदद किया है। सर, अभी आपने एक यूट्यूब चैनल का नाम लिया, अभी आप एक यूट्यूब चैनल का नाम ले रहे थे। क्या कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू आप बच्चों को गाइडेंस देते हैं? अगर कुछ है तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ताकि वो भी वहाँ से गाइडेंस ले सकें। जी, एक ग्लोरी आईएएस करके हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे हम लगातार क्योंकि हमने बताया बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत लंबा एग्ज़ाम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 3 स्टेजेज़ हैं, तो बहुत सारे टिप्स हैं, तो अब वो छोटी-छोटी टिप्स हम उस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। यदि आप कहेंगे तो आपके साथ साझा भी कर देंगे और आप दर्शकों के साथ उसको साझा भी कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, एक चीज़ और, एक छोटा-सा अगर आपके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अभी मैंने जैसे फैमिली बैकग्राउंड की बात की। बचपन जब आप चारों बचपन में थे, तो ऐसा कुछ कुछ किस्सा छोटा-सा मज़ेदार-सा किस्सा जो आप दर्शकों को बता सकें हमारे कि ऐसा हुआ था या फिर बचपन में कुछ आप सबके बीच की कोई बातें? अ, बचपन में जैसे हमारे छोटे भाई थे, वो सबसे छोटे थे, धीरे-धीरे करके हम सभी लोग स्कूल जाने लगे। एक समय ऐसा है जब हम 3 लोग स्कूल जाते थे और वो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो वो स्कूल जाने की बड़ी ज़िद करते थे। तो हम अच्छा। लोग उनको 3 लोग अपने स्कूल में ले जाते थे और बारी-बारी से अपनी-अपनी कक्षाओं में बिठाते थे। क्योंकि वो घर पे रहने के लिए बहुत रोते थे कि नहीं हम घर पे नहीं रहेंगे, हम भी स्कूल जाएँगे, जबकि उनकी उम्र नहीं थी, बहुत ही छोटे थे। लेकिन हम तीनों लोग उनको स्कूल ले जाते थे, अपनी-अपनी कक्षाओं में 2 क्लास में कक्षा में 2 इसमें 2 उसमें करके उनको बिठाते थे और टाइम पास करते थे। लेकिन अच्छा सर। अल्टीमेटली ऐसा 1-2 साल चला और उसके बाद वो भी स्कूल में आ गए। अच्छा। सर, वाइंड अप करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे आईएएस एस्पिरेंट्स को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी, एक टिप और मतलब अगर आप अपने कुछ भी कुछ दे सकें, अपने कुछ वर्ड्स दे सकें उनको?
देखिए, वही बात फिर से है जो यूजुअली अपर क्लास है सोसाइटी का, उनके उनके जान-पहचान के कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहता है जिसने ऑलरेडी सर्विसेज़ में क्वालीफाई कर लिया है, ऑलरेडी सेवा में रत है। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस जो फर्स्ट हैंड गाइडेंस है वो आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन जो हम हमारे जैसे लोग हैं मिडल क्लास लोग और निचले तबके के लोग जिनको जिनको रिसोर्सेज़ की उतनी एक्सेस नहीं है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब हमने उस गैप को फ़िल करने के लिए अपना एक चैनल बना दिया है, जिसपे हम लगातार लोगों से टच में रहेंगे और ऐसे सभी लोग जो सीधे किसी तो ऑफ़िसर को नहीं जानते, अपने परिवार में या निकट में, उनको हम लोग लगातार उनसे टच में रहेंगे। हम चारों लोगों ने निर्णय लिया है, चारों लोग वहाँ पे रहेंगे और लगातार लोगों को ये गाइडेंस देते रहेंगे। तो सभी को मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि वहाँ पे आएँ और वहाँ पे पूरी जितनी भी स्ट्रैटेजी हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी करने योग्य और ना करने योग्य बातें हैं, वो सारा अब हम लोग वहाँ पे देंगे और आप उससे सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और जितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी जल्दी आप इसमें सफल होकर और देश की सेवा में लग जाएँगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, गुड न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि योगेश मिश्रा जी की कहानी आपको काफ़ी प्रेरणा दे गई होगी। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।